जी कैसे हैं आप लोग। डीपर लाइट प्रेजेंट्स समीर हुसैन पॉडकास्ट का आज एपिसोड 1 है और इस एपिसोड 1 में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस तरह के टॉपिक पे बात करें जो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी करेगा और नॉलेजेबल भी होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो साथ ही डिस्कस करते हैं इस बात पे कि चूँकि बकरा ईद करीब है और हज का भी मौसम है, लेकिन चूँकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। बकरा ईद ज़ोरों शोर से जो है ना वो चल रही है, साथ में लोग डेली बेसिस पे मंडी का भी विज़िट कर रहे हैं। और अब कराची की अगर ख़ास कर बात करें हम तो बारिशों का मौसम है, जिसकी वजह से लोग इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि जैसे ही बारिशें हों तो हम फिर मंडी का रुख करें ताकि जो रेट्स हैं वो नीचे कुछ आ सकें और लोगों को कन्वीनियंट हो जाए कि वो लोग परचेजिंग इजीली कर सकें। तो साथ ही उससे रिलेटेड ही हम कुछ टॉपिक के साथ आज आपके साथ आएँ और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान भी हैं, उनसे भी डिस्कस करेंगे। ख़ास हमारा टॉपिक यही है कि हम कोशिश हमारी यही थी कि हम एक इस तरह का टॉपिक लें जो आम लोगों के जहन ना आता हो। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जा रहा होता कि हम साथ में क्या क्या कर रहे होते हैं। इसी तरह का टॉपिक है, वो है कुर्बानी के बाद जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईद हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के बाद हम आलाइशें रोड पर यूं ही फेंक देते हैं। कोई उसका जो है पौसाने हाल नहीं होता। अगर हम जिनकी ज़िम्मेदारियां हैं उस हवाले से भी बात करें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि क्या क्या लैक होता है उस तरफ से, और बिल्कुल भी गैर ज़िम्मेदाराना रवैया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ख़ासकर जो अपर क्लास है वहाँ पर तो चीज़ें सेटल हो जाती हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास एरिया है वहाँ पर बहुत बुरे हाल होते हैं, जिसकी वजह से सोशल एक्टिविस्ट लोग जो हैं वो फिर बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालते हैं अपना इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए, जो कि दर्द रखते हैं अपने उस कम्युनिटी का, अपने उस एरिया का, अपने उस टाउन का, ख़ास कर अपने इस मुल्क का। और इसी तरह के एक दर्द रखने वाले एक सोशल एक्टिविस्ट को हमने आज अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है, जो कि हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है और कोशिश यही होगी कि उसके थ्रू किसी तरह से इस माशरे की खिदमत की जाए। तो आज हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद रफ़ीक अल्लाह रखा साहब, और इनकी बहुत सारी खिदमत हैं। उन खिदमतों में से एक अहम तरीन खिदमत वो ये है कि ये आलाइशों के हवाले से बड़े एक्टिव हैं, और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा क्रिकेट खेलते हुए गुजारा और आज वो एक लेजेंडरी क्रिकेटर भी हैं, और इसके अलावा वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और भरपूर तरीके से अपने एरिया में और अपने टाउन में बाकायदा तौर पर एक जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं उनकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अपने हवाले से, अगर वैसे बेहतर तो यही है कि अपने हवाले से आप अगर अपने कुछ खुद बताएं ताकि आप अपना इंट्रोडक्शन कुछ अच्छे अंदाज में और ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। जी तो अगर आप हमारे ऑडियंस को बताएं अपने बारे में कि आप क्या करते आए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या क्या प्लानिंग्स हैं मज़ीद आपकी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जी कि बहुत यंगस्टर जो आप लोगों ने ये बहुत अच्छी आई कि जो आप एक पाकिस्तान की हैसियत से और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बहुत अच्छा ये आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है। जी रहा सवाल मेरा, तो पहले मैं काउंसलर था, फिर मुझे मेरी पार्टी ने नाजिम बनाया मेरा काम देखकर, फिर मेरी पार्टी ने मुझे चेयरमैन बनाया मेरा काम देखकर। मैं बकरा ईद के अंदर, ईद और बाशीद के अंदर, दो ईदों के अंदर मैं सुबह 8 बजे निकल कर मैं खुद सुजुकी के अंदर आगे बैठता हूँ और मेरे 4 लेबर होते हैं, उनको मैं लेकर गली गली के अंदर मैं खुद ऊपर सुपरवाइजरिंग करता हूँ और एयरलाइन से उठाकर जगह पर पहुँचाता हूँ। फर्स्ट सीट से लेकर 3 ईद, 2 ईद तक। अच्छा 2 ईद। इसके लिए तीसरी ईद पर हम खुद कुर्बानी करते हैं। अच्छा, तो उस दिन मैं छुट्टी करता हूँ। सही। साथ ही मैं आप सबको एक और इंटरेस्टिंग सा मैसेज देना चाहूँगा और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रफ़ीक भाई, हम डीपर लाइट के तहत अब एक मीट डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक काम जो है वो एज अ सोशल वर्क के तहत स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा प्लान ये है कि हम फर्स्ट ईद जो होगी हमारी, पहली ईद को डीपर लाइट के तहत हम पूरे कराची सिटी में, ये सिर्फ कराची सिटी के लिए, हम डिफरेंट जगहों पर जहाँ लोग नीडी हैं, जहाँ पर गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाता, जहाँ लोग ध्यान नहीं रखते और वो गरीब इलाका भी ज़्यादा है, उनको नहीं पहुँचता गोश्त वगैरह वहाँ पर, तो डीपर लाइट के तहत अब ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि हम फर्स्ट ईद को इस तरह के इलाकों में जाएंगे, कराची के इस तरह के इलाकों में जाएंगे जहाँ पर गोश्त वगैरह के जो कुर्बानियाँ कम होती हैं या पर गरीब आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर गोश्त की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हम वहाँ पर गोश्त भी पहुँचाएँगे।
आपके पास नंबर स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उनको भी अप्रोच करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका गोश्त, आपकी कुर्बानी का जो वो हिस्सा जो गरीबों तक पहुंचना है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल मुस्तहिक गरीबों तक पहुंचे, तो आप भी जो है वो अपना हिस्सा मिला सकते हैं। इन नंबर्स पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप उस पर भी करें। हमारे फेसबुक पेज डीपर लाइट पे मैसेज करना चाहते हैं, डीपर लाइट आप जब लिखेंगे सर्च में तो इंशाल्लाह वो पेज आपको सामने दिख रहा होगा। इसके अलावा स्क्रीन पे हम आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करें, वहाँ जाके अगर आप हमें मैसेज करना चाहें कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ तो वी आर अवेलेबल, आप जहाँ भी कॉल करेंगे। लेकिन ये सिर्फ कराची के लिए, आप जहाँ भी कॉल करेंगे हम आपसे जो है वो गोश्त वगैरह कलेक्ट कर लेंगे और जो भी मुस्तहिक अफराद हैं उन तक भी बिल्कुल ये पहुँचाएंगे। तो मुझे नहीं पसंद नहीं है कि मेरे यूसी के अंदर कोई कहीं अलायंस पड़ी हो और तो मुझे मज़ा नहीं आता है। सही। मैं खुद ही हर चीज़ के अंदर सुपरवाइजरिंग करता हूँ और सुपरवाइजरिंग के अंदर ये देखभाल करके उस जगह अलायंस जो है ना, जो जगह है वहाँ पर जाकर पहुँचाता हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप क्या क्या ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं? इसके अलावा मैं कुतियाना हॉस्पिटल के अंदर गरीबों का इलाज, अच्छा। जो है मेरी एक 3-4 पार्टियां हैं जो मुझे सपोर्ट करती है, तो मैं अपने ऑफिस में सुबह 11 से लेकर 2:30 और 5 से लेकर रात के 9 बजे तक जो भी गरीब आता है उसको कुतियाने में अगर ऑपरेशन करवाना होता है तो 1 मिनट के अंदर मैं 50,000 रुपये में मदद दिलवा सकता हूँ। अच्छा। तो बहुत ये ऐसा काम है कि जिसके अंदर है ना उनके आंसू जो है ना वो रुक नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे गरीब है समझ। और ख़ास करके जो मेरे जो डोनर है वो कहते हैं कि लियारी जो है जहाँ हम लोग पैदा हुए हैं, जहाँ हम गरीब थे, इस इलाके में 2-2 कमरे में रहते थे, आज हम अरबोपति हो गए। इसी इलाके को खास ख्याल रखना, क्योंकि इसने हमको गरीबी दी है और इसी ने हमको इज्जत दी है। तो आज हम अरबोपति बन गए हैं। चले तो यहाँ से डिफेंस चले गए, क्लिफ्टन चले गए, समझे ना, लेकिन हम अपने इलाके को भूलते नहीं हैं, हम अपनी गरीबी के दिन को भूलते नहीं हैं। अच्छा, वैसे कितने सालों से आप करते हुए आए हैं? ये तकरीबन 7 से 8 साल से मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो ऐसे ही, लेकिन मेरे पास मेरे 8 दोस्त आए थे दुबई से और उन्होंने जो है दुआ सलाम किए, घूमते रहे, दावतें करते रहे। उन्होंने मुझे देखा, समझे ना, मेरे को जानते भी थे, लेकिन ये नहीं, हम काफ़ी सालों के बाद आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको महीने के 10 लाख रुपया दें, आप गरीबों का इलाज। तो मैंने कहा मैं पैसे नहीं लूँगा, मैं पैसे नहीं लूँगा, बिल बनेगा आपके अकाउंट में आएगा, ऑनलाइन आप हॉस्पिटल में पैसा जमा करें। अच्छा। इसी तरह मेरे पास 3-4 ऐसे डोनर है जिनके जो बिल बनते हैं कुतियाने के अंदर, डायरेक्ट वो जो है कुतियाने के अंदर जमा करते हैं, उसका बिल बनता है ताकि उनको मालूम हो जाए कि हमारे जो पैसे जो है ना वो सही जगह पर लगते हैं। अच्छा, फिर यानी आप जो है वो गरीबों की खासकर मदद और फिर हॉस्पिटैलिटी के हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं, ये हो गया जी, और फिर आलाइशों के हवाले से हो गया। अच्छा, आलाइशों का आइडिया आपके दिमाग में क्यों आया, मतलब क्या वो इसके लिए कि जब मैं देखता, मुझे यहाँ रहते हुए 72 ईयर्स हो गए, ओल्ड सिटी 70, और अभी भी मैं इसी इलाके में रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि यहाँ मैंने गरीबी भी देखी है। अब इस वक्त मैं मीडियम क्लास हूँ, फिर भी मुझे अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, सब कुछ दिया। मैंने देखा कि मेरी गली गली के अंदर अभी भी जो है ना गंद पड़ी हुई है, जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, कोई डिपार्टमेंट जो है। अब आकर इलाके वाले आकर विजिट देखे, मेरा ये ओल्ड सिटी एरिया है, खारा दर है, मिठा दर है, जोड़िया बाज़ार है, कामन गली है, ली मार्केट, आप देखें जैसे एक दलदल बना हुआ है, समझे ना। आप देखो खुले आम गटरें खुली हुई है, खुले आम सीवरेज की लाइन टूटी हुई है, कोई हसाले पूछने वाला ही नहीं है। जब ये अलायंस होता है तो जाहिर है कि उसके अंदर बीमारियां बहुत होती है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं खुद ही मैं हालांकि मैं नाजिम था, अच्छा, हालांकि मैं चेयरमैन था। अच्छा, वैसे एक सवाल आ रहा है ये आपकी बात सुन के दिमाग में कि जाहिर सी बात है, मतलब इंसान की अपनी मसरूफियात होती हैं और फिर बीवी बच्चे और फिर उनके बच्चे, तो फिर मतलब आपकी एज के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ, और फिर जाहिर सी बात अपना बिजनेस भी, अपना काम भी जो भी कर रहे हो, तो टाइम मिल जाता है आपको? वो टाइम इसके लिए मिलता था कि मेरा बेटा जो है ना सऊदी अरब में नौकरी करता है, वो महीने के मुझे 50,000 रुपये भेजता है, बहुत मैं ब्रोकरी कर लेता हूँ, तो मेरे पास ही टाइम था।
अच्छा, तो ये आपने ये सोचा कि ये सारा सोशल एक्टिविटी ये में जो है किसी की दुआएं निकल जाए, किसी का क्या होता है क्या नहीं है, ताकि हमारे इलाके के अंदर कोई भयंकर कोई बीमारी नहीं फैल जाए, जैसे कोरोना जो निकला हुआ है। एक तरफ से चूना भी फ्री बांटता हूँ। क्या बांटते हैं आप? चूना जो है ना, जो कुर्बानियाँ करते हैं, जो बाड़े लगाते हैं, वो आते हैं मेरे पास और फिर मैं उनको चूना मुफ्त देता हूँ कि भाई अपने अपने इलाके में चूना बांटो, ताकि ये इलाका मतलब साफ। आपकी कोशिश ये होती है कि जितना हो सके सफाई मेंटेन रहे। जिम्मेदारियां तो किसी और की हैं, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है आपको? किसकी तरफ से? ये जो जिम्मेदारियां हैं, सफाई वगैरह, ये सब चीज़ें, आलाइशें उठाना वगैरह, ये तो जिम्मेदारियां किसी और की हैं। जो और की है, लेकिन कहने का मकसद है कि उनके पास स्टाफ कम होता है। अच्छा, स्टाफ होता है लेकिन करप्शन ज़्यादा होती है। उसके जो सुपरवाइज़र जो है वो करप्शन इसके अंदर करते हैं। उनसे भी खूबसूरत मैं काम करके उनको बताता हूँ कि देखो मैंने किस तरह काम किया। अच्छा। और उनको मैंने बाकायदा सब जगह अपना नंबर भी दे दिया है कि भाई कहीं भी आपका एलाइंस है तो मुझे फ़ोन करो। तो मेरे को फ़ोन आते हैं कि अल्लाह रखा साहब यहाँ पर एलाइंस पड़ी है, आप आकर ले जाओ। तो मैं उस जगह पर जाता हूँ और उस पूरे इलाके को मैं सफाई करवा डालता हूँ। अच्छा, पूरे इलाके को क्लीन कर देते हैं आप। अच्छा, तो वैसे अगर आप 4 मजदूर हैं, एक आप हो, जब काम बन जाता है ऐसे ही, तो फिर तो ये जिनकी जिम्मेदारी है उस लेवल पे भी काम हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। 5 लोगों से हो जा रहा है काम। अच्छा, वैसे इस हवाले से कभी किसी NGO ने या कभी किसी ऐसे इदारे ने आपको कोशिश की एक्सेस करने की? मुझे सपोर्ट करने के लिए बात करते हैं कि हम आपको फ़ंड दें, तो मैंने कहता नहीं, मुझे फ़ंड नहीं चाहिए आपका। अगर आपको काम करना है तो मेरी ऑफिस में आकर आप बैठ कर काम करें। आप मतलब आप चाह रहे हैं कि मुझे आप अफरादी कुव्वत, हाँ, अगर आप मुझे देंगे, खुदा ना खास्ता इसके अंदर 19-20 हो गया तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल, है ना। जो मैं काम करता हूँ मेरी साइन चलती है और अकाउंट में पैसे चला जाता है उसके अंदर, तो मुझे तो। और सबसे ज़्यादा खुशी तो एक बात की ये होती है कि एक बच्ची जो है, एक औरत है जो, वो जब बच्चा डिलीवरी होती है उसकी, तो जब डिलीवरी होती है तो बच्चा जो है ना वो कमज़ोर नहीं होता है, निकलता है। सही। तो डॉक्टर कहता है कि इसको फ़ौरन कांच में डालो, कांच की पेटी में डालो। ठीक, समझा। तो जब कांच की पेटी में डालने के लिए हॉस्पिटल उसको कहती कि आप 30,000 रुपये जमा करो। अच्छा, वरना ये 2 घंटे के अंदर बच्चा दम तोड़ देगा। बिल्कुल। और जनरली होता है। हाँ, अब वो जो औरत जो है उसने मुझसे ही मदद मांग के उसको बच्चा पैदा किया है। अब उसके पास 30,000 कहाँ से आएंगे? सही है ना। वो लियारी की रहने वाली है, मजदूर की औरत है। अब वो रोती है कि बोलते हैं मैं 30,000 रुपये कहाँ से जाता हूँ। उस औरत का हाथ हम पकड़ते हैं और हम उसका 30,000 रुपया हॉस्पिटल में जमा करते हैं। जब जमा करते हैं तो हॉस्पिटल वाला बाकायदा ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। सही। जब ट्रीटमेंट चालू हो जाता है तो 3 घंटे के बाद जो है हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि भाई आपका बच्चा जो है वो ख़तरे से बाहर है, ठीक, लेकिन अभी भी ये 4 से 5 दिन जो है ना उसके अंदर रहेगा। इसको ट्रीटमेंट देंगे, इसको सब कुछ देंगे। जब ये मजबूत हो जाएंगे फिर हम आपको हवाले करेंगे। सही। अब वो बाकायदा उसको बच्चे को दूध पिलाने आती है, बाहर बैठी हुई है अपने बच्चे का इंतज़ार करके। तो ये सारा निज़ाम फिर उसका आप देखते हैं। अब 4 दिन के बाद जब बच्चा उसके हाथ में आता है, बच्चा हंसता है, तो माँ के जो आंसू हैं ना रुकते नहीं हैं। बिल्कुल। और फिर वो ढूंढने के लिए निकलती है। तो मैं कैंटीन में बैठा होता हूँ, मेरे पास आती है और वो औरत बोलती है कोई मुझे 500 रुपया नहीं देवे, तूने मुझे 30,000 रुपये 1 मिनट के अंदर तूने मुझे मदद की और मेरे बच्चे की ज़िंदगी बच गई। अब ये बता के मैं तेरे को किस तरह दुआ दूँ? मेरे पास तो कोई लफ्ज़ नहीं है कि मैं तेरे को दुआ दूँ। लेकिन एक बात है कि जाते जाते रोते रोते बोलती है कि मेरे सर के जितने बाल हैं ना, इतनी अल्लाह तेरी उम्र बनावे। बिल्कुल। तो मेरा जिस्म ऐसा ना ऐसा खुल जाता है कि जो मैं ये काम करता हूँ ना, ये सही जगह के ऊपर मेरा डोनर है ना उसके पैसे जाते हैं। मुझे खुशी होती है और मैं अपने डोनर को भी पैगाम भेजता हूँ कि आपका जो पैसा है ना सही जगह पर जाता है। सही। और आप मुझे पैसे नहीं देते हैं, आप पैसे देते हैं बैंक हॉस्पिटल में देते हैं, तो आपके ये पैसे भी महफूज है और सही जगह पर जाती हैं। वैसे भी सच्चाई यही है कि इंसानियत की खिदमत जो है ना, वो नाज़रीन भी देख रहे होंगे हमारे, कि इंसानियत की खिदमत एक ऐसा शोबा है जो करने वाला जो खिदमत कर रहा है वो कभी भी जो है ना वो इस तरह की
सिनेरियो नहीं देखता कि उसे उस तरह की हेल्प रिक्वायर्ड हो कभी भी, क्योंकि इंसान अगर जिस तरह के आपने ये हॉस्पिटल के मामलात में जो है ना वो हेल्प आउट की, अल्लाह से बिल्कुल उम्मीद है इस बात की कि कभी इंशाल्लाह आपको उस चीज़ की, आप उस फेज़ में कभी भी नहीं आओगे, क्योंकि आप मदद कर रहे हो ऑलरेडी लोगों की, तो वो इस तरह से कवर अप हो जाता है। बिल्कुल बेहतरीन आपने बताया, यानी आप इस तरह सोशल एक्टिविटीज़ डिफरेंट कर रहे हैं। अच्छा, आलाइशों पे और कुर्बानी पे हम दोबारा से आते हैं। अच्छा, इसी तरह आलाइशों का आप जो काम कर रहे हैं, तो आप मतलब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि वो आलाइशों का काम जो है ना वो बिल्कुल सही अंदाज में आपके वो इसके लिए कि ये हमसे भी अच्छा काम कर रहा है। सही है। तो जो बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं ना, तो वो देखते हैं कि ये चेयरमैन गाड़ी में आता है, ये चेयरमैन खुद काम कर रहा है, तो मेरे काम के अंदर ये लोग। अब इस मरतबा मैंने एक और प्रोग्राम किया कि गाड़ी मेरी खुद की होगी, लेबर मेरा खुद का होगा, और तकरीबन 24,000 रुपये का मेरा खुद का बजट है। मैं ये 2 दिन खर्चा करूँगा और मैं खुद, ये क्योंकि अभी मेरे पास सीट तो है ही नहीं, जब मेरी सीट थी तब मुझे रुकावट कर रहे थे। अच्छा, यानी आपकी सीट जाने के बाद भी आप वो काम करते रहे? वो मुझे काम करना है, मुझे अपने इलाके के अंदर, क्योंकि मुझे दोबारा इलेक्शन में भी रहना है और मैं अपने इलाके का वेलफेयर का काम भी करना चाहता हूँ, ताकि मेरे इलाके में जो है ना भयंकर कोई बीमारी नहीं हो, जैसे कोई अल्लाह ना करे कोई कोरोना जैसी कोई। तो इसके लिए 2 दिन जो है ना ये मैं काम करता हूँ, तीसरे दिन मैं खुद अपनी कुर्बानी करता हूँ, इसके लिए छुट्टी करता हूँ। तो 2 दिन में 24,000 का मैंने बजट रखा है। मैं खुद ही है ना इनकी बगैर परमिशन के मैं पूरे इलाके को सफाई करूँगा। अच्छा रफ़ीक साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से जो आलाइशों के मामलात हैं, लोग कुर्बानी करते हैं, और मैंने ख़ुद भी काफ़ी मरतबा ये चीज़ जो है ना वो नोटिस की है, क्योंकि सालों से कर रहे हैं, तो कि लोगों को कुर्बानी के बाद, कुर्बानी हो गई, कुर्बानी के बाद किन चीज़ों की फ़िक्र मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले अपने गोश्त की, वो जो गोश्त निकला है वो जल्दी से जो है ना वो घर पे डिलीवर हो जाना चाहिए और उसमें जो है ना कोई यहाँ वहाँ चीज़ें ना हो। दूसरा है खाल का, कि खाल क्योंकि ऑलरेडी एक जो है ना हमने फिक्स की हुई है कि किसी भी इदारे को देनी है, वो हम बस जल्दी से दे दें, टेंशन होती है, जाहिर सी बात है। तीसरी चीज़ जिसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है ना, वो है आलाइश है, कि यार ये तो हमारे काम की नहीं, ये बस ऐसी रोड पे पड़ी रहे। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, बहुत से जाने जो है ना फ़ोन करते हैं। अच्छा, आपको करते हैं फ़ोन कि भाई अल्लाह रखा साहब, मुझे अल्लाह रखा कहते हैं। अच्छा। अल्लाह रखा मेरे वालिद साहब का नाम है, अल्लाह रखा के नाम से मैं मशहूर हूँ। अल्लाह रखा साहब यहाँ पर है ना एलाइंस पड़ी है, तो मैं फ़ौरन गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एलाइंस के अंदर जो छोटे छोटे लड़के छुरी लेकर जो काटते हैं, तो उससे जो गंदी चीज़ है ना वो बाहर आ जाती है। बिल्कुल, हाँ, वो गंदी हो जाती है। तो बाहर आ जाते, तो वो जो कुर्बानी करने वाले हैं ना उनको मना करना चाहिए कि भाई आप इसको हाथ मत लगाए, देखो ये गंदगी बाहर आएंगी। जिस तरह गोश्त वगैरह की हिफाजत करें, उसको भी हिफाजत साइड में रखना चाहिए, साइड में रखना चाहिए। और जो खून जो निकला हुआ है उसके ऊपर पानी डालकर थोड़ा ब्रश मार देना चाहिए कि आप अपनी कुर्बानी तो पूरी कर लेते हो, लेकिन जो जवाबदारी है उसको पूरी नहीं कर रहे हो, क्योंकि सफाई तो मेन चीज़ है वो। बिल्कुल, सफाई तो एग्जैक्टली। अरे तो ताकि इलाके वाले देखें कि नहीं, इन्होंने कुर्बानी भी अच्छी की, साथ में सफाई भी अच्छी की। यही वो चीज़ें हैं जो नाजरीन हमें मुसलमानों को ख़ास कर जो है ना वो, क्योंकि दीन हमें यही सिखाता है कि यही नहीं है कि आपने जो है ना कुर्बानी की, बस अब गोश्त घर पे पहुँचाया, बाकी गरीबों में जो बांटना था वो बांटा, उसके अलावा फिर आप निकल गए। इस्लाम यही सिखाता है कि आप हर चीज़ को मेंटेन रखें, एतदाल में रखें। अगर अब वहाँ पर एक जाहिर सी बात है, पाकिस्तान भी तो हमारा अपना मुल्क है और उसका बाकायदा तौर पर इंतज़ाम करना और सब चीज़ें करना हमारी एक मतलब कौमी फरीज़ा है हमारा एक ये। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि 2 चीज़ें हैं हमारे पास, कि एक तो आप कुर्बानी करें तो गोश्त वगैरह, खाल वगैरह की जो है ना वो टेंशन और उसके काम के हवाले से बिल्कुल लें, कोई इशू नहीं है, वो तो लेना भी चाहिए। सेकंड, अपनी ये जो आपके जानवर के थ्रू जो आलाइशें बाहर आई हैं, जो कि गंदगी जिससे फैल सकती है, जब तक वो सलामत होती तब तक तो नहीं फैलती, लेकिन जब उस पर कट वगैरह लग जाए, जो कि हो जाता है, लोग कर देते हैं, तो उस पर चढ़ भी जाते हैं बाकायदा, उनको एहसास नहीं होता कि हम तो गंदे हो ही रहे हैं, साथ में उस गंदगी से बहुत सारे दीगर बीमारियां भी फैल सकती हैं, जरासीम में, ज़ाहिर सी बात है। तो अपना ख़ास कर इस बार जब आप कुर्बानी करें, जो देख रहे हैं उनसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखें हम अगर अक्सरियत हमारे यहाँ यूथ है, तो इसलिए मैं यूथ को अगर स्पेसिफिकली मुखातिब करूँ, तो देखें हम तो एंजॉयमेंट में लगे हुए होते हैं उस दिन, या काम में भी इंजॉयमेंट ही हो रहा होता है एक तरीके से, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उन्हें एज अ सोशल एक्टिविस्ट बनकर जो है ना वो इस काम में इन होना पड़ता है और आलाइशों का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपकी सेफ्टी हो। तो क्यों ना हम कुछ इस तरह का जो है ना इनिशिएट लें कि हम बाकायदा अगर कुर्बानी वगैरह भी कर रहे हैं तो जो आलाइशें हैं उसको भी साइड में कर लें, एटलीस्ट उनकी प्रोटेक्शन करें,
किसी को भी करीबी जो है ना जिनका ये फ़र्ज़ है उनको उठाना, जिनका ये काम है, उनको कॉल कर लें, या जो रफ़ीक साहब की तरह आपके इर्द गिर्द कोई भी जो है ना वो सोशल वर्कर हैं, उनको आप अप्रोच करें और कहें कि यार यहाँ से ये उठा लो, वरना ये कोई यहाँ पे जरासीम फैला सकता है, कोई भी आके कट लगा सकता है। ऑफ कोर्स अब वो पूरा दिन तो उसका ध्यान नहीं रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुर्बानी के दिनों में जो है वो आप क्या कहते हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि ख़ास कर कुर्बानी के दिनों में जो एक मेन चीज़ बड़ी ज़्यादा होती है कि वो अपने जानवरों को भगाना, अपने जानवरों के साथ खेलना। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपके एक अरसा गुजर गया इन चीज़ों को देखते हुए? देखिए, एक तरीके से ये 10 दिन जो है ना, ये जो बकरा ईद जो है ना, एक बहुत बड़ी कुर्बानी का वो है कि 10 है ना, 10 दिन तक है ना हमारे हर इलाके के अंदर खुशी पैदा होती है। हर बच्चा जानवर को वो चारा खिलाता है, सुबह भी जल्दी उठते हैं, पानी पिलाते हैं, 10 दिन तक उसकी खिदमत करते हैं। इसके लिए करते हैं कि अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल कर ले, बिल्कुल, है ना। और जानवर को भी इस तरह रखते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। तो कहने का मकसद है कि ये 10 दिन जो है ना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी के दिन होते हैं अल्लाह की तरफ से। जो है हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनकी ये कुर्बानी का जो है सिलसिला, उसको हमने जारी रखा हुआ है, और इस तरह जारी रखा हुआ है कि अल्लाह इसके ऊपर राज़ी हो जाए। जब अल्लाह राज़ी होता है तो बेड़ा पार हो जाता है। अच्छा, वैसे एक सवाल मेरी आपकी इसी बात से आया कि आप मुख्तलिफ ममालिक में जो है ना वो घूमते फिरते भी रहे हैं, आपने ट्रैवल भी काफ़ी किया है। वैसे बकरा ईद में जैसा हमारे यहाँ 10 दिन जो माहौल होता है, 10-15 दिन जो ये हैं, इसी तरह बाहर कहीं होता है? कहीं भी नहीं होता है। अच्छा, अल्लाह ने आप हमारे पाकिस्तान को गिफ्ट दिया हुआ है, कुदरत की तरफ से गिफ्ट दिया हुआ है ना। दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, ओह माय गॉड, ये पाकिस्तान अल्लाह ने गिफ्ट दिया हुआ है हमारे यहाँ जो। और ख़ास करके हमारे ओल्ड सिटी एरिया के अंदर जितनी कुर्बानी होती है ना, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होती। इतनी बड़ी है कुर्बानियाँ, भले मीडियम क्लास भी है, लेकिन दिल खोल कर काम करते हैं, दिल खोल कर काम करते हैं, इस तरह कुर्बानियाँ करते हैं। आप देखें, मैं बासी ईद को है ना, दूसरी ईद को कुर्बानियाँ लाइन से उठा के थक जाता हूँ। अच्छा, दूसरी ईद को अभी तो यहाँ मैंने सफाई की तो दूसरी गली भर गई। अच्छा। दूसरी गली भरी, उसको सफाई की तो तीसरी गली भरी, क्योंकि सेकंड डे जो है ना, सुबह फजर की नमाज ख़त्म होती है और चालू हो जाती है। सही, बिल्कुल, है ना। अच्छा, वैसे आपकी क्या मतलब इस सवाल से हुआ कि फर्स्ट डे ज़्यादा होती है, सेकंड डे ज़्यादा होती है? सेकंड में ज़्यादा होती है। अच्छा, सेकंड में लोग सेकंड में ज़्यादा। क्या कॉन्सेप्ट है वैसे? अफजल तो पहली ईद का है शायद। जी, लेकिन सेकंड ज़्यादा होती है। अच्छा, है ना। क्या वजह है? वो इसके लिए कि सेकंड के अंदर इनको है ना नींद आराम से मिल जाती है। अच्छा, वो कोई काम अब पूरी रात ये लोग जागे जैसे, है ना। अब अब ईद के रोज़ क्या होता है, ये ऐसी मस्जिद ढूंढते हैं कि जिसके अंदर जल्दी नमाज हो जाए। बिल्कुल, हाँ, ऐसी है। वहाँ जल्दी नमाज पढ़े, कसाई को बोला अच्छे से अच्छे पैसे कुर्बानी की, ये वो क्या, जाके घर के अंदर जाके सो गए। है ना। बिल्कुल। लेकिन बासीत को जो है ये फजर की नमाज जल्दी उठ जाते हैं। सही। और खुशियाँ से जो है ना, एक्टिविटी, कुर्सियाँ बिछी हुई है, पराठे आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, समझे ना। और हाँ, जबा भी जानवर हो रहा है, और इसको वहाँ भेजो, इसको वहाँ भेजो, क्योंकि नींद पूरी हो गई है। बिल्कुल, है ना, फ्रेश हो गए। तो इस तरह। और मजाल की बात है कि एक पहली ईद में, दूसरी ईद तो मैंने खूब सफाई करवा ली, लेकिन तीसरी ईद को जो है ना वही मसला हो जाता है। जब मैं छुट्टी कर लेता हूँ, अच्छा, तो जगह जगह पर अनाउंस पड़ी होती है। अच्छा। यहाँ तक कि चौथी ईद तक भी पड़ी होती है। फिर आप क्या करते हैं उसका? भाई तो अब मुझे तो मैं तो कहता हूँ कि भाई मेरा तो छुट्टी का दिन हो गया है ना। फिर जो होता है उसको मैं फ़ोन करता हूँ। यानी आप करवा देते हैं? करवा देते हैं कि भाई फ़ोन करता हूँ कि भाई ये क्या है यार, कल सुबह 10 बजे की कुर्बानी हुई है, हाँ, और आज सुबह दूसरा दिन हो गया, तो वहाँ से उठाते हैं। मैं ऊपर फ़ोन करूँ, फिर वो बाकायदा काम हो जाता, फिर वो लोग चूना लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर सफाई होती है, सब कुछ होता है, फिर अच्छा माहौल हो जाता है चौथे दिन। अच्छा, सोशल एक्टिविटीज़ तो जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं। इसके अलावा वैसे आप पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट के लिए मतलब क्या आपकी जो है ना वो बिज़नेस है, क्या है? क्या बिजनेस के अंदर जो टावर से जो बस जाती है केमाड़ी। अच्छा, बस जाती है। आपकी बस है वो? आम बस जाती है। आम बस जाती है, हाँ ना। उसके अंदर मैं सवार हो जाता हूँ, और उसके अंदर मैं जेब काटता हूँ। आप जेब काटते हैं? हाँ, वो इसके लिए कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती नहीं है, इनकम टैक्स माफ़ होता है, और अगर पकड़ा जाते तो 2 चमाट मारते तो छोड़ देते हैं। अच्छा, ये वैसे कितने सालों से चल रहा है? वो बचपन की आदत है। अब बचपन की आदत है तो भूलते नहीं हैं।
जब मैं उम्रे पर गया तो मैंने अपने हाथ को पकड़ के रखा हुआ था कि कहीं कहीं किसी अरब के हाथ लग गया तो मेरा हाथ कट जाएगा। तो खैर ये तो एक मजाक हो रही है कि खैर एक लाइफ का मेरा है कि कोई भी मेरे से दोस्त पूछता है कि भाई क्या काम करते हो, मैं बोला टावर के अंदर मैं जेब काटता हूँ। तो लाइफ बहुत मतलब चिल लाइफ, खुशी की लाइफ है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमने मेहनत की है, मजदूरी की है, अच्छे यानी मजदूरी करके थे, एक आने का चाय भी बेचते थे, अच्छा है ना, और चना बटाटा बेचते थे। अच्छा, ये करते करते मेरी 8 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, माशाल्लाह। सबकी मैंने शादी करवा दी। जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी बेच कर इनकी सबकी शादी करवा दी। सही। अब एक दरख्त है, अब मेरे खुशी के दिन है, अब उस दरख्त के जो फल जो निकले हैं ना, अब मुझे खाना है। अब मैं खाता हूँ, घूमता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छा खाता हूँ, है ना, जहाँ मर्जी है वहाँ खेलने के लिए भी लग जाता हूँ, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, एकदम अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। सही। अच्छा, क्रिकेट भी आपने काफ़ी अर्सा वैसे खेला है ना? काफ़ी और दुनिया में कहाँ क्रिकेट खेले हैं, बहुत अच्छी है। क्रिकेट से कोई ऐसी आपकी याद ताज़ा? हाँ देखिए ना, मैं आप एक बात बताऊँ, आपको हैरत होगी कि जब बांग्लादेश के अंदर मेरी टीम गई, समझे ना, तो इसके बाद बांग्लादेश की टीम बनी है। अब अच्छा। मुझे एजाज़ है। आपकी टीम से क्या मुराद है? मेरी क्रिकेट की टीम, मेरी टीम का नाम था RACC, रफ़ीक अलारका क्रिकेट क्लब। अच्छा। मैं 1988 में सबको टूर पर ले जाता था। अच्छा। यहाँ से इंडिया ले जाता था, बैंकॉक श्रीलंका ले जाता था। मेरा एक टूर हुआ बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के अंदर जब मैं टीम लेकर गया तो उस टाइम पर बांग्लादेश की टीम बनी हुई नहीं थी। अच्छा, नेशनल टीम नहीं थी? नेशनल नहीं थी, पहली मेरी टीम वहाँ पर खेलने के लिए गई। अच्छा। तब वहाँ पर मोहम्मद फारूक टेस्ट प्लेयर जो है ना, इनको ट्रेनिंग दे रहा था। अच्छा। उस ग्राउंड के अंदर जब मैं अपनी टीम लेकर गया तो फारूक साहब ने देखा और सबको बोला लाइन से खड़े हो जाओ, मेरा कैप्टन आ रहा है। वाह। सबको लाइन से खड़ा कर दिया और सबको मेरे से मुलाकात कराई। अच्छा। वो कौन? जो पाकिस्तान की टीम के अंदर खेला हुआ मोहम्मद फारूक टेस्ट प्लेयर पटनी, जो जोड़िया बाज़ार में रहता था। सही। और पाक अहमदाबाद में खेलता था। अच्छा, आपने इतने बड़े लेवल पर आपने हाँ खेला? तो कहने का मकसद है कि जब हम वहाँ पर खेले बांग्लादेश के अंदर, इसके बाद इमरान खान ने अपनी टीम लेकर आया है। अच्छा। उस वक्त हमने वो भी मैच ग्राउंड में देखा बांग्लादेश का, और हमारा इमरान खान, जावेद मियादाद, सब ये पूरी टीम लेकर आए थे। सही। बांग्लादेश से खेले के बाद, इसके बाद बांग्लादेश की टीम बनी। अच्छा। इसके बांग्लादेश के बाद फिर हम नेपाल गए। अच्छा। तो एयरपोर्ट के ऊपर बड़े बड़े अमीर कमिश्नर और हमको वेलकम किया, वहाँ पर हमने मैच खेला। इसके बाद नेपाल की टीम बनी। अच्छा। ये अब मुझे, मेरी टीम को बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम जब वहाँ पर टूर पर गए, इसके बाद बांग्लादेश की टीम बनी, इसके बाद नेपाल की टीम, इस लेवल पर। अच्छा, कोई ऐसा कोई वाक़या हो आपका, कोई ऐसा एंजॉयमेंट का, या आपने ज़्यादा स्कोर किया हो, या कोई इंजरी वगैरह का कोई ऐसा हो? वो तो मैंने कहा ना कि जब करीमाबाद के अंदर जब मैं खेलने के लिए गया, समझा पूरी रात हम लोग कहना आवारा गर्दी की, सुबह मैच था। अच्छा। तो मैंने अपनी विकेट छोड़ कर खड़ा हुआ था, तो एक वहाब नाम का बॉलर था, उसने मुझे बाउंस मारा। अच्छा। और मेरे मुंह के जितने 7 दांत थे ना, वो ज़मीन पर पड़े हुए थे, और 10 टाके मुझे आए, इतना बड़ा मेरा मुंह हो गया। वो वक्त को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। वो बाउंस डायरेक्ट मुंह पे लगा? उसने बाउंस मार दिया मेरे को, और मेरे मुंह पर लगा, मेरे 7 दांत ज़मीन पर पड़े हुए थे, और मैं दांत को देख रहा हूँ और खून मेरे निकल रहे हैं। लेकिन क्या था, जवानी का जोश था, समझना। डॉक्टर के पास गए, उसने 10 टाके लगाए, रात को मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया। तो इसे फिर उस बॉलर का क्या हुआ? और बॉलर को मैंने बोला तेरे नाम पर FIR कटा दिया मैंने। तो बहुत से ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन बहुत अच्छे दिन गुजरे, यानी ज़िंदगी बड़ी। वो रात को आया, अभी माजरत किया, मैं बोला तेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है कि मैं विकेट छोड़ कर खड़ा हुआ था, है ना। मेरी रात भर सोए भी नहीं? हाँ, और रात भर सोए भी, मेरी टाइमिंग ख़राब हो गई और मुझे गेंद लग गया। आज तक वो और गिल्लियाँ उड़ गई। आज तक उस वहाब को मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं मुझे रास्ते में मिल जाए।
अच्छा, यानी ज़िंदगी भर आपने जो है वो एन्जॉयमेंट में और काम काज भी चलता रहा, मेहनत मजदूरी भी चलती रही और साथ में एन्जॉयमेंट का भी कोई ना कोई आपने एस्पेक्ट रखा, और अब आप जो है बाकायदा सोशल एक्टिविस्ट बन गए हैं और बाकायदा तौर पर बस अपनी ज़िंदगी जो है अपने खिदमत में लोगों की सर्फ। बिल्कुल, ये आपने बेहतरीन मतलब सबके लिए मैसेज है ये। स्पेसिफिक हम कम्युनिटी पे भी ना भी रखें, इसको अगर वर्ल्ड वाइड भी कर दें तो इंसानियत की खिदमत तो वैसे भी सबसे आला चीज़ है। और आप मतलब इसको तो आगे बढ़ के लोग बैठते तो भाई तू अगर देगा तो तेरी आखिरत बनेगी, बिल्कुल ऐसे है ना, एज तेरी देख ले, यानी दुनिया आखिरत दोनों बन जाएगी। और ये तो कोरोना जो है ना, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हमको दुआ मांगना चाहिए कि या अल्लाह इस बीमारी से हमको निजात दिला दे, है ना। ऐसा ही है हमें लेकिन एक अच्छा फार्मूला जो है वो हमारे रफ़ीक भाई ने दिया, बड़ा बेहतरीन फार्मूला दिया। वो ये कि आप कोशिश करें कि अब से लोगों को ढूंढ कर हेल्प करें, कि लोगों को जब आप ढूंढ के हेल्प करेंगे तो वो आपको 100% ओरिजिनलिटी के ऊपर जाके आपकी हेल्प होगी, और बिल्कुल जो पुख्ता, जैसे कहते हैं ना, पुख्ता फंडिंग और बाकायदा बेहतर सदका होगा और सबसे आला सदका होगा। आपके साथ बड़ा अच्छा सारा मामला रहा और बातें बड़ी तवील हुई। कुर्बानी के हवाले से बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए और बड़ी अहम चीज़ें हमने सीखी। एक तो ये कि सदका हमें ढूंढ कर देना है, दूसरा आलाइशों के हवाले से भी हमने सीखा, और तीसरा जो सबसे मेन कि हमने कुर्बानी करनी कैसे है, गोश्त खाल, इसके साथ साथ हमने वो आलाइशों का भी ध्यान रखना है कि उससे जो है ना वो माशरे में जो है वो कोई बुरी चीज़ ना फैले, कोई जरासीम ना फैलें, सफाई सुथराई रहे, इलाके वगैरह साफ़ रहें। तो आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा, ख़ासकर अपने आसपास के माहौल को साफ़ रखिएगा, और कुर्बानी के इस पाक दिनों में, इन पाक दिनों में अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें, आसपास के पड़ोसियों का, अपने इलाके वालों का, सबका ख्याल। आखिरी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कुर्बानी आप करें तो आप डी फ्रीज के अंदर अपना 6 महीने तक का गोश्त जमा मत करें, मेहरबानी करें। अड़ोस पड़ोस को देखे, आज पे पड़ोस के अंदर गोश्त नहीं पका हुआ है, सामने वाली बिल्डिंग के अंदर नहीं पका हुआ है। 6 महीने में से आपने कम नहीं बताया, ये 12 महीने का नहीं होता नहीं। हाँ, तो कहने का मकसद है कि देखो आमने सामने जो बिल्डिंग है ना, उसको पहले से पूछ लो कि भाई आपके घर में गोश्त आता है कि नहीं आता है। मेहरबानी कर नज़र में रखे, नज़र रखे। देखो मेहरबानी करके, है ना, हमें याद नहीं होता, आप हमको फ़ोन कर देना, हम आपको गोश्त पहुँचा देंगे। तो ये आपकी कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी हो जाएगी। ऐसी है। ये एक बेहतरीन हमें एक और लास्ट मैसेज जो है वो मिल गया, और बिल्कुल आपने अपना ख़ास कर कुर्बानी से पहले देख लेना है कि कौन गरीब लोग हैं हमारे आसपास, ख़ानदान में, बिल्डिंग्स में, पड़ोसियों में या मोहल्ले में, जहाँ भी हों, ख़ास उनको नज़रों में रखें और फिर उनकी भी बिल्कुल हेल्प आउट करें आप। ठीक है सर, रफ़ीक भाई हमारा बहुत अच्छा और बेहतरीन जो है ना वो आज का फर्स्ट पॉडकास्ट रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है नाजरीन जो आपने एडवाइजेस दी हैं, गोल्डन एडवाइजेस हैं, ये उनकी पूरी एज का समराइज़ करके जो चीज़ें हमें उन्होंने बताई हैं, और आज अपना एक कीमती वक्त हमारे लिए निकाला था कि यूथ और आजकल की जो आवाम है उसको समझे और उससे कुछ सीखे, ताकि हमारे यहाँ जो गरीब हैं वो भी तो मुसलमान ही हैं, हमारे भाई ही हैं, उनकी भी हेल्प हो और हर अच्छे अंदाज में ये सारा काम हो जाए। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।